सबसे पहले है कि भूगोल क्या है। व्हाट इज ज्योग्राफी। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, इसके स्वरूप, भौतिक विशेषता जैसे कि पहाड़, नदियाँ, इसके जो निवासी हैं मतलब कि मनुष्य और जीव जंतु, और जो घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, जैसे जलवायु बदलती है, मौसम बदलता है, इसका अध्ययन करना होता है। समझ गए आप। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि भैया भूगोल क्या है बताओ, तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी की सतह और इसका जो स्वरूप है, इसकी जो भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ भौतिक विशेषता हो गई, और इसके जो निवासी हैं पृथ्वी के, कौन, मनुष्य और जीव जंतु, और इसमें जो घटनाएं होती हैं, जलवायु और मौसम, इसका अध्ययन करना होता है। और अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो यह कहाँ और क्यों का अध्ययन है। यह पता लगाता है कि चीजें पृथ्वी पर कहाँ स्थित हैं और वे कैसी हैं और क्यों हैं, और वे समय के साथ कैसे बदलती हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, एक दूसरे से क्या प्रभाव डालती हैं। इसको कहते हैं भूगोल। और ज्योग्राफी को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ज्योग्राफी दो वर्ड से बना, जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब है पृथ्वी यानी कि अर्थ, और ग्राफिया का मतलब है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। आप कहोगे ग्राफी क्यों नहीं है, ग्राफिया ही है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है ये ग्रीक शब्द है और यूनानियों के द्वारा दिया गया है। इसीलिए जो ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है यह है कि पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक। और इस ग्रीक विद्वान जो है इरेटोस्थेनिस, इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल के जनक कौन है, तो इरेटोस्थेनिस। यहाँ पर हमने कुछ सामान्य जानकारी देखी कि भूगोल क्या है, भूगोल शब्द कहाँ से आया, और भूगोल के जनक कौन है। तो अगली स्लाइड में हम भारत की अवस्थिति देखते हैं कि भारत की अवस्थिति मतलब कि लोकेशन, भारत कहाँ पर है। तो जैसे ये पूरा हमारा ग्लोब है, पूरा वर्ल्ड मैप है, जिसमें हम एशिया महाद्वीप में आते हैं। इतना तो आपको पता होगा, नहीं भी पता कोई बात नहीं, मैं पूरा शून्य से पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ये आपका एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप में भारत आता है। तो जो हमारा पृथ्वी है, इसको एक मैप बनाया गया है, जो ये 2D मैप है, ग्लोब आप समझ लीजिए। तो इसमें कोई रेखाएं नहीं है, पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं होती, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, भूवैज्ञानिकों ने, कि जो नक्शे बनाए हैं उसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं, जिन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर वहाँ समझना समझ लेना, यहाँ पर भी थोड़ा बता दूंगा आगे। तो पृथ्वी के अगर हम बीचों बीच से ना, जैसे ये वाली लाइन, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, जो भूमि के एकदम मध्य में है 0 डिग्री पर, इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। इसी प्रकार यहाँ से भी ऊपर से भी नीचे तक आएगी एक, इसे भी, है ना, जिस प्रकार यहाँ से ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। तो जो पृथ्वी है कहाँ पर है, अगर हम पृथ्वी को पूरा गोला माने, तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी और नीचे वाले भाग को दक्षिणी कहेंगे। हरदम ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ेंगे ये दिशा यहीं पर रहेंगी, चेंज नहीं होती। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट होता है राइट साइड, और इस तरफ वेस्ट होता है। तो जो भारत है अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड है ना, उत्तर की साइड है, इसलिए हम कहते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है। गोले का आधा गोलार्ध, तो ऊपर वाले गोले के आधे में है और उत्तर में है, ये रहा ना भारत हमारा। तो भारत कहाँ पर है, भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर की बात करें, देशांतर रेखाएं हैं, अगर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इस तरफ लाइन की इस तरफ पूर्वी है, इस तरफ पश्चिमी है, तो पूर्वी देशांतर में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। और अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाए, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। एक मिनट रुकिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा एशिया महाद्वीप है ना। तो अगर आप एशिया महाद्वीप में भी देखें, तो अगर इसको भी हम बीच में कर दें तो दक्षिण में आ रहा है कि नहीं भारत, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। बिल्कुल ऐसी जानकारियां जो है तो बेसिक, लेकिन यहाँ से अगर ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। और भारत भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है ना, उसमें भारत, पाकिस्तान, चलो भी यहीं पर मैंने लिखा भी हुआ है, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, यह भारतीय प्लेट, जिसे इंडियन प्लेट कहा जाता है, इस पर स्थित है, जो कि हिमालय से हिंद महासागर तक दक्षिण दिशा में फैली हुई है। हिमालय से हिंद महासागर तक दक्षिण दिशा में फैली हुई है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भारत भाग ही है। और भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आपको यहाँ पर भारत की लोकेशन का पता चला। अब बात करते हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या की। तो जो भारत का कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक। और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। लगभग आप समझ लीजिए 2.5% है भारत का क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का। और विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। आगे मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगा कि कहाँ पर कौन पहले पे आता है, कौन दूसरे पर आता है। और विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में निवास करता है। और जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है। अब आप कहोगे नहीं सर पहला हो चुका है, तो देखिए, अभी हमने कोई जनगणना नहीं कराई है, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी।
भी जनगणना होगी तो वहां पर फिर आंकड़े निकल कर आएंगे ना। अभी जो भारत की ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसमें जनगणना का ही आंकड़ा माना जाता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग भारत दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अभी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूएनएफपीए शॉर्ट में हम कहते हैं। ये अप्रैल 2023 में इनकी एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने ये बताया कि इनके आंकड़ों के आधार पर भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर अब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ठीक, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, जो कि हम इसी आंकड़े को मानते हैं, जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती भारत सरकार पिछली जनगणना के आंकड़े को ही मानती है। तो जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है उसमें हम दूसरे नंबर पर हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। अभी जब हम दोबारा जनगणना होगी उसमें जो नए आंकड़े आएंगे उससे पता चल जाएगा, लेकिन तब तक हम तो सेकंड मानेंगे क्योंकि आंकड़े। लेकिन अगर वहां पर लिखा हो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है, तो भारत नंबर 1 पर हो गया है, चीन नंबर 2 पर हो गया है। अभी ये आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं, जनगणना होगी उसमें आंकड़े अपडेट होंगे तब पता चलेगा। ठीक, मैंने आपको दोनों ही बता दिए। अब उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के अनुसार कौन है और जनसंख्या के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार रशिया नंबर 1 पर है, कनाडा नंबर 2 पर है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, कई किताबों में आप देखोगे तो चीन नंबर 3 पर होगा और अमेरिका नंबर 4 पर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चाइना है ना, ये बहुत से दूसरे देशों के जो क्षेत्र हैं उनको भी अपना मानता है। जैसे आप देखते हो भारत में भी कई सारे क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मान लेता है, अक्साई चीन को जो कि भारत का हिस्सा है उसको भी अपना हिस्सा मानता है और भारत उसे भी काउंट करता है। ऐसे वो और भी बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना हिस्सा मानता है। तो इसके आंकड़े जो है ना एक तरह से फिक्स नहीं है, इसीलिए कई किताबों में क्या होगा, जो इसने चाइना ने मान रखा है वही मानते हैं, तो 3 नंबर पर आ जाता है। और पर वैसे देखा जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है और चाइना चौथे नंबर पर आता है और ब्राजील 5वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर और भारत की जो रैंकिंग है वो 7वें नंबर पर है एरिया के अनुसार। ठीक, और बात की जाए पॉपुलेशन तो मैंने आपको बताया कि अभी हम जनगणना वाले मान के चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भारत दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार भारत 1 नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अभी हमने जनगणना कराई नहीं है, अभी हम कराएंगे फिर उसमें नए आंकड़े आएंगे। तो चाइना नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है, अमेरिका नंबर 3 पर है, इंडोनेशिया नंबर 4 पर है और पाकिस्तान नंबर 5 पर है। तो भारत की उत्तर से अगर दक्षिण तक लंबाई देखी जाए, तो अगर हम मतलब कि नॉर्थ से साउथ तक हम देखें तो 3214 किलोमीटर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो यहाँ पूर्व ये है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो हमारा है 2933 किलोमीटर। ये भारत की क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आगे हम भारत की स्थिति और विस्तार देखते हैं। आप देख रहे हो मैंने हर एक चीज़ के मैप पूरा डायग्राम बना बना के आपको समझाया कि इस प्रकार पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, पूरा आपको समझाऊंगा, इसी प्रकार पूरी सीरीज चलेगी। आप चाहें तो शेयर कर देना, वैसे मैं आपको कहता ना वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर लेना ताकि आपको जो वीडियो मिले नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आपको उसका पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ चुकी है। तो भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो पृथ्वी में किसी स्थान की जो भौगोलिक स्थिति होती है ना, इसका जो निर्धारण होता है ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। अब आप कहोगे ये क्या है? जैसे ये पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या ऐसी कोई रेखाएं हैं? नहीं। लेकिन समझने के लिए हमने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइन्स हैं। तो जो सीधी रेखाएं इस प्रकार है, हॉरिजॉन्टल रेखाएं, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड लाइन्स। ठीक, जो लेटी हुई हैं। और जो ये सीधी रेखाएं हैं इन्हें कहा जाता है देशांतर, जो लोंग हैं इसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। लेटी हुई लाइन्स लेटीट्यूड लाइन्स हैं और खड़ी लाइनें ये देशांतर रेखाएं हैं। इन्हीं से जो हम किसी का लोकेशन पता करते हैं ना जीपीएस में, तो जैसे ये अक्षांश रेखा आ रही है और ये देशांतर रेखा, तो ये पॉइंट पे मैच हो रही है ना, तो जीपीएस से इसी प्रकार लोकेशन ट्रेस होती है कि हाँ जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मैच हो रही हैं ये लोकेशन है इसकी। तो इससे क्या होता है, लोकेशन का पता लग जाता है, भौगोलिक स्थिति का निर्धारण हो जाता है। जहाँ पर दोनों रेखाएं मैच हुई क्योंकि काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उस प्रकार जहाँ पर रेखा मैच हुई दोनों, ये पॉइंट पिन पॉइंट होता है कि यहाँ पर ये लोकेशन है। तो इसीलिए ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जिससे भौगोलिक स्थिति का निर्धारण होता है। अगर पूरे में आपको ये देखिए ग्लोब देखेंगे तो बिल्कुल 0 डिग्री पर होता है। इसे कहते हैं विषुवत रेखा या हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहते हैं और ज्योग्राफी में विषुवत रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध वाला एरिया है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है जिसे ट्रोपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इसी वीडियो में। और 23.5 डिग्री नीचे देखेंगे इसे मकर रेखा कहा जाता है, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद अगर हम 66.5 डिग्री पे चले जाएं तो अंटार्कटिक वृत्त होता है और ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री तो यहाँ आर्कटिक वृत्त होता है। 90 डिग्री पर चले जाएं ये बिल्कुल बिंदु पर तो उसे तो नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव होता है। ये कुछ बेसिक जानकारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा, ये वाला जो एरिया होता है ना कर्क रेखा से मकर रेखा,
यहाँ पर सूरज की रोशनी भरपूर मिलती है इनको। बाकी जगह जो रोशनी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सूरज की एकदम सीधी चमक नहीं होती, तिरछी लाइट होती है वहाँ पर भी, लेकिन तिरछी चमक होती है, थोड़े ठंडे प्रदेश होते हैं। लेकिन इन एरियो में आपको सूरज की रोशनी भरपूर मिलेगी, क्योंकि सूरज ट्रैवल ऊपर से नीचे करता है। और यहाँ पर इसीलिए अब घने जंगल पाए जाते हैं, मतलब हर फसल अच्छी होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी भरपूर होती है कर्क रेखा से विषुवत और मकर रेखा के बीच में। तो अब आगे चलें, तो आगे पढ़ते हैं। भारत की स्थिति की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई। अब भारत के जो जो एरिया है उसमें क्या कौन सा अक्षांश और देशांतर के बीच में भारत लोकेट करता है। तो देखिए भारत का मैप है हमारे ऊपर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट, देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, ये रहा ना 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका मतलब जो ये गोल गोल होता है आपको पता डिग्री है, लेकिन ये जो कोमा बना ऊपर की तरफ इसे मिनट कहा जाता है। जैसे देखिए 37 इसे कहा जाएगा डिग्री, और 6 के आगे जो ये बना है ना इसे मिनट कहा जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, भले ही किसी सबको पता भी हो, लेकिन मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ जिसको बिल्कुल भी भूगोल नहीं आता है। तो भारत की स्थिति देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि 0 डिग्री नीचे से शुरू हुआ है ना। ये देखिए 1 मिनट रुकिए, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, हाँ देखिए, तो ये 0 डिग्री है, भारत यहाँ पर आ रहा है ना, तो 0 1 2 3 4 ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर देखिए नीचे से 8 आ रहा है, फिर 9 10 11 12 ऐसे 37 ऊपर आएगा। तो भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, एन मतलब नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। जो भारत का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ, अभी द्वीपों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और सबसे जो साउथ वाला ये पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर नॉर्थ ही क्यों लिखा हुआ है। तो ये इस कारण लिखा हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो 0 डिग्री से ऊपर, अब ये जो भी उत्तरी यहाँ पर आएगा ना, ये सब उत्तरी अक्षांश में ही आएगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ। अब नीचे वाले सब दक्षिणी अक्षांश में आएंगे, समझे आप, ऊपर उत्तरी अक्षांश नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो इसीलिए, और इधर की तरफ है बीच में से, इधर भारत इधर आ रहा है तो पूर्वी देशांतर में आएगा, इधर पश्चिमी देशांतर है। तो इसीलिए भारत का सब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ही होगा। हम भारत का पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, भारत की स्थिति भारत में नहीं देख रहे हैं। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो जब प्रश्न आता है ना ये वाला, तो आपको लिखा होता है कि भारत की स्थिति बताइए, और ऑप्शन में लिखा होगा कि भारत का मुख्य भाग बताइए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, पूरे चारों लिखे होंगे। तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हाँ कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक वही होती है जब ऑप्शन देखो तो वहां से आपको पता लगाना हो कि हाँ पता लगेगा कैसे। तो 68 है, पहले दो लेने हैं बस, तो 68 ले लिया। और यहाँ अभी हम देशांतर की बात कर रहे हैं, तो 97 है ना, पहले दो ले लिए। तो 6 में से एक जोड़े 7 तिरछा जोड़ना है, और 8 में से एक जोड़े 9, मतलब एक एक का अंतर आ रहा है। तो ये वाला सही होगा, देशांतरों में ये सही है। और अक्षांश में तो 37 है, पहले दो 37 ले लिया। और इसके भी अब इसमें तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये तो दो ही लेने, 8 4 ले लिया। अब 3 1 4 7 1 8, तो इसमें भी एक ही ऐड हो रहा है। तो इससे आप जब ऑप्शन में, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी तो आपको सब पता होगा कि हाँ भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन जब 4 ऑप्शन आएंगे और वहाँ पर नंबरों का गेम होगी, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। सीधे लिखो, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो लिखना शुरू कर दो, जहाँ पर एक एक का गैप आए बस यही सही है। अगर ना हो तो आपको मतलब बुरे समय में काम आएगा ये ट्रिक। अब आगे चले, तो अब भारत की स्थिति और विस्तार हम देख रहे थे, मैंने आपको सारा बता दिया। अब यहाँ पर हम बिंदु को क्या कहते हैं, जैसे ये सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, इसे क्या कहा जाता है, सबसे दक्षिणी बिंदु है इसे क्या कहते हैं। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, इसे जो नॉर्थ पॉइंट है ना, मतलब सबसे किनारे, जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, गांव का सबसे आखिरी बिंदु जो है कि हाँ इसको क्या नाम रखा है, आखिरी गांव कौन सा, वैसे पूरे भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है इसे कहा जाता है इंदिरा कोल। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसे इंदिरा कोल कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के निकट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। लेकिन अब तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया है। तो पहले जम्मू कश्मीर था, लद्दाख समझ लो, लद्दाख के पहले जम्मू कश्मीर होता था ना, अब लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो लद्दाख के ग्लेशियर के निकट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, और अक्षांश लगभग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये नहीं आपसे पूछा जाता कुछ भी, बस आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल, बस इतना प्रश्न आता है और कुछ नहीं आता यहाँ। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का अगर मुख्य भूमि की बात करें, क्योंकि जो अंडमान निकोबार ये द्वीप भी तो भारत के हिस्सा है, और ये केवल मेन लैंड की बात की जाए तो मेन लैंड में जो ये कन्याकुमारी है ना, तमिलनाडु का ये नीचे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का केप कैमोरिन, ये भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर पूरे भारत में जब हमें भारत के मैप बनाने को कहा जाता है तो हम भारत का मैप ऐसे बना देते हैं ना पूरा, लेकिन उसमें अंडमान निकोबार द्वीप ये सब कौन बनाएगा, लक्षद्वीप वगैरह कौन बनाएगा, वो भी तो भारत का ही भाग है ना। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे आखिरी पॉइंट है ना, ये सबसे, अगर आप देखिए यहाँ लाइन खींचो तो ये आइलैंड तो नीचे ही आ रहा है ना, तो सबसे दक्षिण में तो ये हुआ।
तो इसीलिए इंदिरा पॉइंट कहते हैं। देखिए ऊपर इंदिरा कोल है, नीचे दक्षिण वाला इंदिरा पॉइंट है। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता था। किसे? इंदिरा पॉइंट को। तो ये हो गया। हमने उत्तर और दक्षिण देख लिया ना। अब मुख्य भूमि का मतलब मेनलैंड जो भारत की है, इसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो मैंने आपको बताया केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। के बाद सबसे पूर्वी बिंदु अब यह है ईस्ट में, कौन सा है? किविथु। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है। ये सबसे पूर्वी पॉइंट है किविथु। और बात की जाए सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो वेस्टर्न मोस्ट है ये वाला गुहार मोती, जो कि कच्छ में है, सर क्रीक के पास। तो कच्छ गुजरात में स्थित है, 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट में। तो इंदिरा कोल से इंदिरा पॉइंट, किविथु से गुहार मोती और मेनलैंड में केप कैमोरिन। तो ये भारत के जो मुख्य बिंदु हैं, दूरस्थ बिंदु कहा जाता है इन्हें। अब आगे है भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की जो कुल स्थलीय लैंड बाउंड्री का मतलब है, जो ये जो सीमा लग रही है भारत के ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ स्थल की सीमा, समझो ना, लैंड बाउंड्री, ये टोटल है 15,106 किलोमीटर लगती है। और बात की जाए भारत की कुल कोस्ट लाइन का, कोस्ट लाइन मतलब ये वाले जो समुद्री तट हैं, जो समुद्र के साथ लगते हैं। ये तो भूमि के साथ, किसी दूसरे देश की भूमि के साथ लगते हैं, और कुछ एरिया समुद्र के साथ लगता है। तो जो स्थलीय सीमा है, ये 15,106 किलोमीटर है, 106.7 किलोमीटर एकदम प्रिसाइज। और अगर समुद्री तटीय रेखा की बात की जाए, तो पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो किताबों में लिखा हुआ है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अभी ये अपडेट हुआ है भारत की कोस्ट लाइन। अब आप कहोगे क्या हमने कोई नवी जमीन हथिया ली है क्या, जो समुद्री तट रेखा बढ़ जाएगी? क्योंकि भारत की जमीन तो पहले भी वही थी, अभी भी वही है, तो बढ़ कैसे गई? तो क्या हुआ, पहले जब इसको देखा जाता है तो इसको कोई इंची टेप से तो नहीं नापते ना, समुद्री तट रेखा को सैटेलाइट के द्वारा देखा जाता है। पहले इतना प्रिसाइसली नहीं नापा गया था, मतलब जो तस्वीरें थी इतनी प्रिसाइज नहीं थी। तो जब वो एरिया निकाला गया था तो 7,516.6 किलोमीटर आया था। लेकिन अब आधुनिक जो सैटेलाइट है, पूरा प्रिसाइज एकदम इमेज आती है, उसके द्वारा जब देखा गया तो नहीं, जो ये काउंटिंग है, जो नंबर है, बढ़ चुका है 11,098.81 किलोमीटर। तो 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने अभी हाल ही में जानकारी दी है कि जो भारत की तट रेखा है ना, इसकी लंबाई की दोबारा गणना की गई है और अब ये है 11,098.81 किलोमीटर। इसलिए आपने पहले या कहीं किताबों में पढ़ा होगा तो ये 7,516.6 किलोमीटर पढ़ा होगा। लेकिन अब आपको मैंने कहा कि अपडेट बिल्कुल पढ़ाऊंगा, तो अब हो चुका है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक, कैसे पता चला? क्योंकि अब सरकार ने दोबारा सैटेलाइट के हिसाब से, क्योंकि अब जो इमेज आती है पूरी प्रिसाइज आती है। पहले इतनी अच्छी सैटेलाइट के वो सब कैमरे वगैरह नहीं थे। आजकल सेंसर वगैरह इतने लग रहे हैं कि बिल्कुल इंच बाय इंच सब पता लग जाता है। तो 11,98.81 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपको ओल्ड डाटा बताऊं, मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर। पुरानी किताबों में ये भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई बताई गई थी कि गुजरात कितनी है, आंध्र प्रदेश कितनी है, और कुल तट रेखा मेनलैंड प्लस जो, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये तो आइलैंड है ना, ये भी तो समुद्र के साथ, इनकी भी तो जो सीमा समुद्र के साथ लग रही है। तो इनका 132, 1962, 2094 के लगभग आता था, और मुख्य भूमि वाला 5422 के लगभग आता था, और टोटल 7,516.6 किलोमीटर के लगभग आता था। ये वाला देखिए, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये समुद्री तट के साथ लगने वाले हमारे भारतीय राज्य हैं ना। तो तीन 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 6 3 9, बाकी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तो लगते ही हैं। ये मेनलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले ये ओल्ड डाटा मैंने लिखा है, लेकिन अब बिल्कुल जो अपडेटेड डाटा है, ये जो अभी अप्रैल में हुआ था ना, उसका एकदम ये वाला न्यू डाटा आया है, जिसमें अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये है। मैंने पूरा डाटा यहाँ पर लिख दिया है। ये ओल्ड डाटा भी आपको बता दें, जो आपने किताबों में पढ़ा हुआ है और जो पहले पढ़ा हुआ था, और जो ये अपडेटेड डाटा है, इसमें भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई है, ये बढ़कर कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर। और ये रैंक के हिसाब से नहीं है कि जो इसके सबसे ज़्यादा है वो नंबर 1 पर, नहीं, ऐसा नहीं लिखा मैंने। क्या किया, जो गवर्नमेंट की उस पर थी एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट उठाई है, तो उसको यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसमें आप ये मत देख लेना कि अगर नंबर 1 पर गुजरात है तो गुजरात की सबसे ज़्यादा, वैसे तो गुजरात की ही सबसे ज़्यादा है, ये बाय वैसे हुआ है। लेकिन अब नंबर 2 पर 877 आ रहा है, जबकि 2300 से छोटा अगर आप देखो तो यहाँ पर आप ये वाला होगा ना 1068, अगर हम मेन लैंड भूमि की बात करें, क्योंकि वैसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन मेन लैंड की बात किया जाए ना, ये वाला आता है। तो ये उस क्रम में नहीं है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है, मैंने वो आपको यहाँ पर अपडेटेड एकदम है। उसमें भी अगर भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात गुजरात जो है नंबर 1 पर आता है। और ठीक, बात अगर वैसे हम द्वीप ऑल ओवर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3,083.50 किलोमीटर। अगर आपको इसमें से वो कर हटाने हैं कि द्वीप हटा दें और मेनलैंड की देखें, तो इनको माइनस कर देना टोटल में से, मेनलैंड का आ जाएगा, है ना। अगर आप द्वीपों को हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो मेनलैंड का ही आ जाएगा। बाकी जो बचा 11,098 से माइनस कर देना। बाकी अगर आपसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि टोटल भारतीय तटरेखा की अब लंबाई कितनी हो गई है, तो 11,098.81 किलोमीटर। मान लीजिए एग्जाम में अगर
पहले का एग्जाम हो, अभी किसी का हाल ही में एग्जाम होने वाला हो, अगर ये डाटा ना आए तो ही आप, इसीलिए मैंने आपको ओल्ड डाटा भी बता दिया है कि 7516 वाला वो रख लेना, अगर ये ऑप्शन में ना हो 11098 वाला। नहीं तो अब आने वाले एग्जामों में यही डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो अब आगे चलें, और सबसे ज़्यादा किस राज्य की लगती है, तो गुजरात राज्य की। अब आगे है भारत का जल क्षेत्र, जैसे जो भारत की ज़मीन है एक, उसके बाद जो समुद्री एरिया है, तो कहाँ तक भारत का अधिकार होगा, कितने समुद्र तक? क्योंकि जैसे जो बाउंड्री होती है स्थलीय सीमा, वो तो बॉर्डर होता है ना कि ये यहाँ पर भारत, यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन समुद्र में कहाँ तक पता लगे कि हाँ, यहाँ तक भारत की नौसेना घूम सकती है, यहाँ अगर यहाँ पर कोई पेट्रोलियम निकलेगा तो भारत का अधिकार है, यहाँ यहाँ तक कि अगर जो मछलियाँ हैं, उस पर भारत के मछुआरों का अधिकार है, ये कैसे पता चलता है? तो जैसे हम अगर ज़मीन में देखें तो हम किलोमीटर में चलते हैं ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यूरोप वगैरह में माइल्स में चलते हैं वो, 1 माइल, 2 माइल, जिसे हम मील कह देते हैं। वैसे जो समुद्र की जो हम ये दूरी होती है ना, इसे नॉटिकल मील में मानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नॉटिकल माइल, हिंदी में मील बोलते हैं, नॉटिकल मील, समझे आप? तो समुद्र की जो दूरी होती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, नॉटिकल माइल में। 1 नॉटिकल जो माइल होती है, वो 1.852 किलोमीटर होती है, 1.852 किलोमीटर, यानी कि लगभग अगर आप कहो तो 2 किलोमीटर। पूरा 2 किलोमीटर नहीं है, 1.85 है, तो आप लगभग समझ सकते हो कि 2 किलोमीटर अंदाजे के लिए। तो ये समुद्र की गणना ऐसे चलती है कि हाँ, अगर कितनी दूरी है तो वो नॉटिकल माइल पे मापते हैं, वो किलोमीटर में नहीं मापते कि हाँ 10 किलोमीटर ना, वो नॉटिकल मील में चलता है काम वहाँ। जो सबमरीन वगैरह होती हैं, जो नौसेना वगैरह होती है, नॉटिकल माइल में ही सब मापते हैं वहाँ पर। तो जो भारत के समुद्र से जुड़े क्षेत्र को ना, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कन्वेंशन के अनुसार 1982 में, उसके अनुसार जो समुद्री क्षेत्र होता है किसी भी देश का, इसे 3 भागों में बाँटा गया है। और भारत ने भी इसे स्वीकार किया है। इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर भारत के जो अधिकार ये अलग-अलग होते हैं, तो इसे कितने में बाँटा गया है, तो 3 भागों में बाँटा गया है। एरिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक? पहला है प्रादेशिक जल, जिसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है। जैसे भारत की मान लो मुख्य भूमि है, ऐसे वी बना रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप कि भारत के जो समुद्री तट से लग रहा है, साउथ वाला एरिया, तो यहाँ जो मुख्य ज़मीन है, ज़मीन के तट से नापा जाता है एकदम, जो ज़मीन है उससे फिर आगे नापा जाएगा, वहाँ से लेकर 12 नॉटिकल मील, ज़मीन से लेकर आगे 12 नॉटिकल मील तक, ऐसे 12 नॉटिकल मील तक, लगभग ये 22.2 किलोमीटर का एरिया होता है। ये जो एरिया होता है, इस पर भारत का पूर्ण अधिकार है। जैसे ज़मीन पर भारत के अंदर कोई ज़मीन है ना, वैसा वाला अधिकार, यहाँ तक तो पूरा अधिकार है, 12 नॉटिकल मील में कुछ भी हो रहा है, समझ लो भारत की ही ज़मीन है वो, ऐसा। भारत का पूर्ण अधिकार, भारत का नहीं किसी भी देश का। अगर मैं यहाँ पर भारत का बता रहा हूँ, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन वाला जो लॉ है उसे फॉलो करता है, तो सब ये फॉलो करते हैं लगभग, तो सब ये मानते हैं। चाइना नहीं मानता, चाइना कहता है नहीं मेरा ये भी है, वो भी है, लेकिन जो भी यूनाइटेड नेशन को फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं कि 12 नॉटिकल मील तक पूरा अधिकार है, ठीक? और भारत इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधन, चाहे मछली हो, अगर पेट्रोलियम निकल रहा है, कोई मिनरल निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा हो, जैसे ज़मीन के अंदर भारत की मुख्य भूमि के अंदर कुछ भी निकले भारत का है, वैसे ही 12 नॉटिकल मील तक कुछ भी निकले, उसका भारत दोहन कर सकता है। दोहन कर सकता है मतलब कुछ भी पेट्रोलियम निकाल सकता है, मछली वगैरह। यहाँ पर भारत के कानून पूरी तरह लागू होगा। अब आगे है संलग्न क्षेत्र। संलग्न यानी कि जिसे कॉन्टिजियस ज़ोन कहा जाता है। तो यह क्षेत्र प्रादेशिक जल के बाद, जैसे ये भारत के साउथ वाला एरिया, यहाँ से प्रादेशिक जल कितना होगा? 12 नॉटिकल मील। ये प्रादेशिक जल है। अब यहाँ से आगे शुरू होगा ये, मतलब ये अब ये पॉइंट को मानो भारत की भूमि, यहाँ से आगे प्रादेशिक जल के बाद से शुरू होकर आगे 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल मील तक, यानी कि लगभग 44 किलोमीटर तक फैला हुआ एरिया होगा, इसे संलग्न क्षेत्र कहा जाएगा। और यहाँ पर भारत के पास अधिकार होंगे, लेकिन सीमित अधिकार होंगे। पूरे तरह अधिकार 12 नॉटिकल माइल तक है, उसके आगे जो 24 है, इसमें लिमिटेड अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो भारत यहाँ पर निम्न कानून लगा सकता है। कस्टम ड्यूटी, बाउंड्री मानी जाएगी, कोई आ रहा है, अगर कोई अवैध रूप से आ रहा है तो इमिग्रेशन लॉ भी लगेगा उस पर कि हाँ तुम भारत की भूमि में आ रहे हो, प्रवेश कर गए हो, तो सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी वगैरह, जो शिप वगैरह आती है कस्टम ड्यूटी लगती है ना, वो सब लगा सकता है, कानून में है। स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि सैनिटेशन लॉ लगते हैं यहाँ पर, कि अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ पर आके कुछ गिरा दिया, प्रदूषित कर दिया, तो भारत क्या उस पर सवाल उठा सकता है। ये वाला एरिया मतलब लिमिटेड अधिकार है। उसके बाद अब 24, पहले 12 पूरे अधिकार, फिर 24 लिमिटेड अधिकार। अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, यह क्षेत्र 24 नॉटिकल मील के बाद से 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि लगभग 370 किलोमीटर का जो एरिया होता है, उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और यह क्षेत्र, भारत को इस क्षेत्र में राजनीतिक अधिकार नहीं होते, यानी कि कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते, लेकिन भारत को आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और इसमें भारत क्या कर सकता है? यानी कि मरीन संसाधनों का खोज, दोहन और संरक्षण कर सकता है। खनिज तेल, गैस और जल जीवों का जो अनुसंधान, रिसर्च वगैरह कर सकता है। जो वहाँ की टाइडल वेव एनर्जी है, इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन क्या होता है ये ना, जब कोई दूसरा देश भी साथ में हो तो यहाँ पर लड़ाई होती है। इस वाले एरिया में 12 नॉटिकल मील तक कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन जब ये वाला एरिया आता है, अगर कोई नहीं है तो फिर तो आप कर सकते हो, खनिजों का दोहन ये सब कर लो। लेकिन अगर कोई दूसरा देश है, उसकी बाउंड्री भी लग रही है, तो वहाँ पर लड़ाई होती है कि भैया हमारे अंदर आता है। मतलब 12 वाला पूरा अधिकार है, 12 के बाद कुछ लिमिटेड अधिकार है कि हाँ कस्टम ड्यूटी वगैरह, इमिग्रेशन लॉ वगैरह, ये सब आपके अधिकार में आते हैं। फिर सैनिटेशन लॉ वगैरह,
उसके बाद जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको पॉलिटिकल कोई राइट नहीं है। इकोनॉमिक राइट है, आपकी अर्थव्यवस्था का आपको अधिकार है, लेकिन राजनीतिक कोई अधिकार नहीं है। यहाँ राजनीतिक अधिकार मतलब कि कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमारी उसमें जैसे कोई जहाज जा रहा है, आपको कोई कस्टम ड्यूटी दो, ये सब इमिग्रेशन लो, ये नहीं लगा सकते। पॉलिटिकल कोई राइट नहीं है। इकोनॉमिक राइट ये है कि आप वहाँ पर मछली अगर करना चाहते हो, हाँ ठीक है, मछलियाँ पकड़ सकते हो। खनिज, तेल, गैस, इनका रिसर्च वगैरह कर सकते हो। इनका दोहन भी कर सकते हो सागरीय संसाधनों का। सागरीय संसाधन का मतलब क्या होता है? जैसे कोरल वगैरह होते हैं, है ना? मूंगा वगैरह होता है, मछली वगैरह होती हैं, जो भी समुद्री जीव होते हैं उनके, ये सब आप कर सकते हो। संरक्षण वगैरह भी। और जो सागर की ऊर्जा होती है टाइडल वेव, इसकी एनर्जी का उपयोग भी कर सकते हो आप यहाँ तक। तो ये हो गया भारत का जल क्षेत्र। तो आगे अब है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने आपको बताया था ना कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसा रेखा नहीं खींची हुई है। तो कर्क रेखा जो देखिए, ये पूछा जाता है कि भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये गुजरात है। गुजरात के बाद यहाँ राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश के बीच में से गुजरी, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में ऊपर हल्का सा, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाले 2 हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आगे अब हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि भारत में अगर 5 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बज रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने, अलग-अलग समय होता है ना, उस समय का निर्धारण कैसे होता है? तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जैसे ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर ये यूके का लंदन, लंदन शहर आपको पता है ना, वहीं पर एकदम एग्जैक्ट जगह कहा है ग्रीनविच, वहीं से एक सीधी रेखा खींची गई है, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। और यहीं से ये रेखा क्यों खींची गई? भारत से क्यों नहीं खींच दी गई या अमेरिका से क्यों नहीं खींच दी गई? क्योंकि उस समय जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, ज़्यादातर यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी और यहाँ पर रेलवे लाइन वगैरह बिछी थी, व्यापार करने के लिए। तो समय का उसमें रेलवे वगैरह में है ही है कि समय कितना हो रहा है, आपके यहाँ कितना हो रहा है, टाइम चाहिए ना। तो इसलिए वहाँ पर इन्होंने एक लाइन खींची, सीधी रेखा खींची। इससे समय का निर्धारण कैसे होगा अभी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये रेखा यहीं पर क्यों खींची गई, यहीं से क्यों समय का निर्धारण हो रहा है। इसलिए औद्योगिक क्रांति हुई, मतलब रेलवे लाइन वगैरह बिछी, व्यापार वगैरह हुआ, तो रेलवे में क्या होता है, समय की ज़रूरत होती है, तो बिना समय टाइम टेबल के ट्रेन कैसे चलेगी ना। तो बाद में सब देशों ने इसे फ़ॉलो किया। तो इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। जैसे आप अपना अभी मोबाइल चला रहे हो, अगर टाइम सेट करने जाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा जीएमटी प्लस 5:30। हमारा भारत का जो समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। आप अपने फ़ोन में जाओगे, टाइम सेटिंग में देखोगे, जब टाइम करोगे वहाँ लिखा होता है कि हाँ जीएमटी प्लस 5 घंटा 30 मिनट, मतलब कि जो ये ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। तो आगे क्यों है और पीछे क्यों है, ये कैसे होता है अभी बताता हूँ आपको। बस इतना आपको समझ आ गया, यहाँ से रेखा खींची गई है, ग्रीनविच से ये रेखा गई है। अब जहाँ पर ये रेखा है ना, हर जगह एक ही समय हो रहा होगा, मतलब वो एग्जैक्ट वहाँ पर जहाँ पर ये रेखा है वहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर जैसे ग्रीनविच से गई है, अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अफ्रीका के शहर में भी उतना ही समय हो रहा होगा जितना लंदन में हो रहा होगा, यहाँ से रेखा गई है। ठीक, तो जैसे कोई ग्लोब है, गोल चीज़ है, आपको पता है 360 डिग्री होता है पूरा, है ना? आप अब क्या कहते हैं, जब आपके पास वो डी होगा ना, जिसे हम डी कहते हैं, उस वो 180 डिग्री होता है, सीधा 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 से लेके 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये आधा होता है। जैसे पूरा कर देते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। तो जो पृथ्वी होती है, वो 24 घंटे में अपना घूमती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है ना अपने अक्ष पे 24 घंटे में। तो अब अगर आप देखो तो 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है? 360 डिग्री। ये मैं आपको निकालना बता रहा हूँ, जना आपको याद नहीं करना, फिर भी समझा रहा हूँ। कि आपको पूरा पता तो हो कोई चीज़ कैसे निकलती है। 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है। मतलब कि 1 घंटा में कितना घूमेगी? गणित में बताओ कैसे निकालते हैं? तो जैसे 360 है, तो 24 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया? 15 आ गया। मतलब कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर रेखा घूमती है। मतलब समझ गए? 15 डिग्री देशांतर रेखा घूमने के लिए पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया कि 15 डिग्री देशांतर जो रेखा है, वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के बराबर है। कि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा। अगर हम 1 मिनट का निकालें, मतलब 1 डिग्री का निकाल लें, तो 1 डिग्री निकालना भी आसान है। कैसे? 60 मिनट जो है, वो 15 डिग्री है, तो 1 मिनट कितना होगा? 60/15 कितना आ गया? 4 मिनट। तो 4 मिनट के बराबर 1 डिग्री देशांतर रेखा। आपको बस याद इतना रखना है कि जो पृथ्वी है ना, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा घूमती है। अब समय का निर्धारण कैसे होता है? बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। कैसे पता लगता है कि यहाँ का समय, कैसे पता लगाएँ कि अगर हम भारत में इतने बज रहे होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में कितना बज रहा होगा? ये सब कैसे पता लगता है? तो देखिए, समय कहाँ का आगे होता है, कहाँ का पीछे होता है। बिल्कुल आपको एकदम बच्चों की तरह समझाता हूँ। ज़्यादा अगर आप देखोगे पृथ्वी ऐसे घूमती है, वैसे घूमती है, तब निकलता कुछ नहीं। आप इतना बताइए कि सूरज जो है, सबसे पहले पूरब की ओर दिखेगा कि पश्चिम की तरफ? पूरब की तरफ ना। बचपन से हमें पढ़ाते आए हैं कि सूरज पूरब की तरफ निकलता है। वैसे सूरज कहीं से निकलता नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है। लेकिन फिर भी ईस्ट की तरफ से सूरज निकलता है, इतना तो आपको पता है। तो ईस्ट कौन स ये है और वेस्ट ये है, मतलब पूरब ये है, पश्चिम ये है। ऊपर मैंने आपको बताया उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो मतलब कि जापान, जैसे ये जापान है, ये हमारा भारत है।
पहले सूरज जापान की तरफ से, यहाँ पर सबसे पहले कहा जाता है ना कि सूरज सबसे पहले जापान में दिखाई देता है, क्योंकि ये सबसे आगे है। फिर भारत में, मतलब भारत थोड़ा पीछे है, तो लंदन का जो समय होगा, ये भारत से पीछे होगा, क्योंकि रोशनी, मान लो आप ऐसे इमेजिन करिए सूरज यहाँ से निकला है, प्रकाश जा रहा है आगे, पहले इन इन जगह पे समय होगा ना, दिन होगा, बढ़ेगा आगे। अब यहाँ पर रात ही रहेगी ना, फिर धीरे-धीरे आगे सूर्य बढ़ रहा है मान लो, इमेजिन करो, है ना? तो पीछे जाएगा, तो समय ईस्ट का समय आगे होगा हमेशा। ये लाइन से जो इस तरफ का समय हमेशा आगे होगा, इस लाइन से इस तरफ का समय पीछे होगा। समझ गए आप? यहाँ का प्लस में समय चलेगा, यहाँ का माइनस में। माइनस कैसे, मतलब कि 0 डिग्री हमने ग्रीनविच को माना हुआ है, और ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, इसको सबने मान रखा है। अगर हम जापान, भारत मतलब आगे होता, तो भारत की तरफ से खींचते तो हम भारत से मानते, लेकिन अभी यहाँ से हम मान रहे हैं। जैसे हम जो कैलेंडर है वही उन्हीं का फ़ॉलो कर रहे हैं, वैसे ही अपना यहाँ पर 0 डिग्री है। तो अभी समय समझाने के लिए, मतलब 0 डिग्री पे आप मान लो कि 1 बज रहे हैं दिन के। दिन के 1 बज रहे हैं, अगर यहाँ पर इस, अब हम कैसे पता लगाएँगे कि भारत का समय रेखा क्या है? अभी भारत की मानक रेखा देखेंगे, तो भारत का जो समय है ना, वो 5.5 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि जो भारत है ना, वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर है। यहाँ से आगे जैसे मैंने आपको बताया था ना, 0 डिग्री, फिर आगे 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, लाइनें खींची हैं। ऐसे जो भारत के ऊपर से जो भारत ने मानक रेखा मानी है, वो 82.5 डिग्री को माना है। तो 82.5 डिग्री का अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊँगा आगे, पर आप इतना जान लीजिए कि 5.5 घंटा होता है 82.5 डिग्री। अगर हम निकालना चाहें, तो निकाल सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं है, देखिए 82.5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा अगर 4 मिनट के बराबर है, तो 82.5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, हम निकाल लेते हैं। तो 4 5 20, यहाँ गया 4, 4 5 20 हो गया ना, 2, 4 दूनी 8 2 10, 4 8 32, 1 33, 330 मिनट हो गया। ये पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, 330 मिनट हो गया। 330 मिनट का मतलब होगा 5 घंटा 30 मिनट। वो निकालना भी अगर आपको सिखाऊँ सीधा-सीधा, 300 मिनट कितना होता है? 5 घंटा और 30 मिनट। नहीं तो इसको 60 से डिवाइड कर दो ना, घंटे में आ जाएगा। तो 60 से अगर आप डिवाइड करोगे, सीधा देखो, 300 है, अगर 60 से डिवाइड करोगे आसान भाषा में, तो 5 घंटा निकल आया, और 30 और है, तो 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, प्लस, प्लस में आएगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि पूर्व का समय प्लस में होगा इस लाइन के, और इधर पीछे होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई देश, ठीक, देखिए, पहले तो आपको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पर है। जैसे भारत छोड़ो पाकिस्तान है मान लो, अगर 0 डिग्री है, अगर इस तरफ 15 डिग्री पे कोई देश आ रहा है, कितना समय हो रहा होगा? तो 15 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब होता है 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। 15 पे 1 घंटा बढ़ेगा यहाँ पर, आगे जो 30 पे होगा उसमें 2 घंटा बढ़ेगा, फिर जो 45 पे होगा उसमें 3 घंटा आगे होगा यहाँ से समय, और जो पीछे होगा, यहाँ से भी तो 15 20 25 होगा ना, तो जो पीछे 15 डिग्री होगा, उसका समय माइनस होगा। जैसे यहाँ 1 बज रहे हैं, तो 1 घंटा पीछे चला जाएगा, वहाँ 12 बज रहे होंगे। यहाँ प्लस में होगा, यहाँ माइनस में होगा। और फ़र्क कैसे पता लगता है? 60 मिनट होता है, 1 घंटा होता है 15 डिग्री देशांतर रेखा, और आपको सीधा-सीधा निकालना है, पता लगेगा इतना देशांतर रेखा, आप उसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 डिग्री का निकल आएगा। जब 1 डिग्री का निकल आएगा, 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 डिग्री का है ना, जैसे अगर आपको बता दें कि 80 का कितना होगा, तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 320 आ गया। अब इसको आप घंटे में कर लो कि 300 मतलब कि 5 घंटे 20 मिनट। तो अगर इस तरफ है, तो 5 घंटे 20 मिनट आगे है, पीछे की तरफ है, तो 5 घंटे 20 मिनट पीछे है। आसान है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, समझ गए आप? जी। इससे इसीलिए इससे निर्धारित होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसे कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, भारत की जो मानक रेखा है ना, हमने ये वाली मानी है, जो कि इलाहाबाद के एकदम मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से ये भारत की जो मानक रेखा गुजरती है, हमने इस वाली को माना हुआ है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। जैसे जब यहाँ पर आपको कहा जाएगा ना कि जैसे 15 डिग्री है, तो आप कहोगे कि कौन-सा 15 डिग्री? यहाँ पर भी 15 डिग्री आएगा, तो ये पूर्वी देशांतर होगा, ईस्ट वाला। यहाँ पर जब लिखा होगा 15 डिग्री, तो डब्ल्यू लिखा होगा, पश्चिमी देशांतर। जब पश्चिमी होगा तो आप समझ लो माइनस में समझ आएगा, पूर्वी होगा तो आप समझ लो प्लस में समझ आएगा, ठीक? तो पूर्वी देशांतर है। तो भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया। भारत एक ही समय रेखा मानकर चलता है, और जो वर्ल्ड में जो और भी देश हैं, वो उनकी एक-एक समय रेखा नहीं है, कईयों की 4 है। यहाँ पे ऐसे बताओ कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा समय रेखा किसकी है? आप वो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ अभी। तो भारत वैसे देखा जाए, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में हम देखें और गुजरात में देखें ना, तो 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। अगर हम ये जो देशांतर रेखा वाला ये कॉन्सेप्ट फ़ॉलो करके चलें, क्योंकि अगर भारत ने एक ही मान के रखी है, वैसे सब कहते हैं कि सुझाते हैं कि भारत को 2 मानक रेखा माननी चाहिए, एक इस तरफ वाली नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक मिडल में, लेकिन भारत एक ही फ़ॉलो करता है। लेकिन अगर हम समय का अंतर देखें ना, वैसे तो 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम गुजरात में अमूमन 6 बजे सुबह होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूरज निकल जाता है, 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। फिर भी भारत कौन-सा मानता है? यही वाला 82.5 डिग्री वाला, और ये मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से रेखा गुजरती है। और भारत की मानक समय रेखा अगर हम देखें, तो जो ये गुजर रही है ना, कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? तो 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। जो उत्तर प्रदेश से तो होकर गुजर ही रही है। ये नीचे आप देख रहे हो मध्य प्रदेश का थोड़ा-सा एरिया, उसके बाद ये कौन-सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद ये कौन-सा है? आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश।
तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे चलें। तो आगे है जल संधि और चैनल, भारत के ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया था ना, पहली वीडियो थोड़ी दमदार वीडियो, पूरा कंप्लीट मैं सोच रहा हूँ इसी में पढ़ा दूँ ये वाला, फिर आगे हम विभाजन पे चले जाएंगे सीधा हिमालय वाले। तो जल संधि क्या होती है, जल संधि और चैनल क्या होता है, सेम ही चीज़ होती है, बस नाम अलग अलग क्यों रखा गया है। तो जल संधि का मतलब होता है कि पतला जल मार्ग होता है। जैसे जैसे दो जमीन है, जैसे भारत है, मान लो श्रीलंका है, श्रीलंका है ना भारत के नीचे, तो उसके बीच में जो रास्ता है, समुद्र जहाँ से गुजर रहा है, इसी को कहा जाएगा जल संधि। जो इन दोनों के बीच में संधि करा रहा है जल, उसे जल संधि कहा जाता है, दो भूभागों के बीच में। तो जल संधि बस ये थोड़ा संकरा रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है। पतला का मतलब ये नहीं धरती के हिसाब से पतला है, वैसे आप नहीं कि यहाँ 2 मीटर का रास्ता नहीं होगा, वैसे बता रहा हूँ। तो जल संधि एक संकीर्ण पतला जल मार्ग होता है, जो दो बड़े जल निकाय समुद्र महासागर को जोड़ता है। मतलब इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी समुद्र है। अगर पृथ्वी होती तो क्या आपस में मिल पाते ये दोनों जल निकाय? नहीं। अब यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो दो समुद्र निकायों को जोड़ता है। इसके दोनों ओर भूमि होती है, दोनों ओर भूमि होती है, और यह नेचुरल होती है, प्राकृतिक रूप से बनती है। आमतौर पर इसका आकार डमरू जैसा होता है, आप देख रहे हो ना, क्योंकि जो जल है जब दोनों तरफ से गुजर रहा है तो यहाँ जमीन कट जाती है थोड़ी, तो देख रहे हो ना, डमरू जैसा आकार दिख रहा है आपको। ये देखिए, अगर ऐसा डमरू नहीं लग रहा आपको, अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, डमरू जैसा आकार है इसका। और चैनल क्या होता है, चैनल भी यही होता है, बस इसका रास्ता थोड़ा चौड़ा होता है। ये दो द्वीपों के बीच में हो सकता है, और ये मैन मेड यानी कि जरूरी नहीं प्राकृतिक, ये मानव निर्मित भी हो सकता है। तो दो जमीन के टुकड़ों या समुद्री हिस्से को अलग करता है, और ये थोड़ा चौड़ा रास्ता होता है इसके जल संधि के मुकाबले में। ठीक, और ये प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकता है। तो अब हम अभी भारत वाली जल संधियाँ पढ़ रहे हैं। बाकी तो जो जल संधियाँ होती हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको, दोबारा भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। तो वैसे तो मैंने सारा पढ़ा दिया हुआ है वहाँ पर। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जल संधियाँ वहाँ देखोगे तो पूरे वर्ल्ड की मैंने पढ़ाई हुई है। यहाँ पर अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया वाली देखेंगे। क्योंकि जो भारत के द्वीप या भारत से लग रही हैं वो जल संधियाँ हम देखेंगे। तो ये भारत के 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और एक है 10 डिग्री चैनल कोको द्वीप, सब अभी हम पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री चैनल कौन सा है, किसे कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया चैनल या जल संधि कहा जाता है, तो इसका नाम रखा गया है 8 डिग्री चैनल। तो जो 8 डिग्री चैनल है ना, ये भारत के लक्षद्वीप के जो मिनिका द्वीप है और मालदीव, देखिए मालदीव है, लिखा हुआ है मालदीव, ये मालदीप है, छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है। और ऊपर जो है लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप भी ऐसा पूरा भूमि नहीं है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं, ऐसे 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 चितराए हुए हैं, चितराए हुए मतलब फैले हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। पहले 9 डिग्री चैनल वाला ऊपर है वही समझा देता हूँ। पहले 9 डिग्री देखो, जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये लक्षद्वीप, ये देखो 9 डिग्री चैनल जो है ये बीच में से गुजर रहा है। यहाँ से ऊपर लक्षद्वीप है, नीचे भी लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के बीच में से गुजर रहा है। तो 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह और मिनी काय द्वीप, लक्षद्वीप का ही मिनी काय द्वीप है। जैसे लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप है, तो द्वीपों को भी नाम होते हैं। जो नीचे वाला द्वीप है ये मिनी काय द्वीप है, पूरा है लक्षद्वीप, और यहाँ से रेखा गुजर रही है। रेखा मतलब यहाँ से चैनल गुजर रहा है, तो जमीन को अलग कर रहा है, तो इसे कहा जाता है 9 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है ना, वो जो मिनी काय द्वीप है और नीचे मालदीव है, इनके बीच में से गुजर रहा है चैनल। समझ गए आप? ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का भी अगर नाम लिया जाए कि लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप, तो मिनी काय द्वीप, उनके बीच में से जो गुजर रहा है उसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, क्योंकि जीरो से ऊपर जाते हैं ना, 0 डिग्री 1 डिग्री मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ऊपर वाला है 9 डिग्री चैनल, जो कि लक्षद्वीप के अंदर ही गुजर रहा है, और लक्षद्वीप और हाँ अंदर ही गुजर रहा है, मिनी काय द्वीप के बीच में। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया हुआ है, देखो नीचे। 8 डिग्री भारत के लक्षद्वीप के मिनी द्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है, और 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह और मिनी द्वीप के बीच स्थित है। 8 डिग्री और 9 डिग्री आपको समझ आ गया। 10 डिग्री आगे बताता हूँ, पहले आपको और भी ये देख लीजिए कि ग्रेट चैनल, जो ग्रेट चैनल है ना, ये जो है ये हमारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, इस तरफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, और भारत का निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार है, नीचे वाला जो है, जब मैं आपको द्वीप पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी ऊपर ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार, इसी को ये वाला अंडमान कहते हैं, ये वाला जो द्वीप है निकोबार कहा जाता है। तो उसी में जो सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, और यहाँ पर इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इनके बीच में से जो एक चैनल है इसे कहा जाता है ग्रेट चैनल। क्योंकि ग्रेट चैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत ने नाम दिया है, तो ग्रेट निकोबार से गुजर रहा है तो ग्रेट चैनल। समझ गए आप? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार से जो गुजरे ग्रेट चैनल। कोको चैनल कौन सा है? जो कोको द्वीप है ये म्यांमार का है, कोको आइलैंड म्यांमार का है। और भारत का तो अंडमान और निकोबार है, जो ऊपर एक ये है, ये कोको द्वीप है। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये वाला ये कोको द्वीप है, और भारत का ये उत्तरी अंडमान है। तो कोको द्वीप और जो अंडमान के बीच में से चैनल गुजर रहा है इसे कहा जाता है कोको चैनल। आसान है, बस इतना याद रखना कि म्यांमार के बीच में, क्योंकि म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप। अब 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है ना, ये पूरा देखिए, ये पूरा अंडमान है, ये पूरा अंडमान है, ये पूरा,
ऊपर वाले को नॉर्थ अंडमान कहते हैं, बीच वाले को मिडिल अंडमान कहते हैं, इसको साउथ अंडमान कहते हैं। उसके बाद बीच में स्ट्रेट है, और यहाँ पर ना छोटा सा एक और है, इसे लिटिल अंडमान कहा जाता है। और यहाँ पर ये पूरा निकोबार द्वीप समूह है। ये ग्रेट निकोबार है बड़ा वाला, और ये छोटा सा है, ये कार निकोबार कहते हैं इसे। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल जाता है। यह है लिटिल अंडमान और निकोबार, मतलब कि आप ऐसे मान सकते हो कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और एकदम एग्जैक्ट बताया जाए कि कौन से द्वीप हैं, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह। समझ गए आप? अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आप देख ही रहे हो, ये पूरा अंडमान है और ये निकोबार है। इनके बीच में जो रास्ता है समुद्री मार्ग, इसे कहा जाएगा 10 डिग्री चैनल, चौड़ा वाला है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार द्वीप समूह है, ये वाले इन दोनों के बीच में ही है, तो इसे कहा जाता है। तो अब 10 डिग्री चैनल है ही है, तो अगर द्वीप पूछ लिया जाए तो द्वीप भी पता चल गया आपको, और वैसे भी। अब एक है पाक जल संधि। तो जो भारत का ये तमिलनाडु वाला एरिया है और ये श्रीलंका है ना, इनके बीच में भी तो खाली है जगह, और ये राम सेतु, तो इसे कहा जाता है पाक जल संधि। पाक जल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, क्योंकि ये पाक की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। मतलब इन दोनों को, इन जल निकायों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक, अब इतना हमने पढ़ ही लिया। अब आगे देखिए, अब मैं भारत के पड़ोसी देश भी इसमें आपको बता देता हूँ। वैसे हमने भारत के पड़ोसी देश जो हैं मैंने अलग वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, भारत की जो भूगोल की सामान्य जानकारी है ना, सारी ले रहे हैं कि बाउंड्री, जल सीमा, स्थल सीमा, जल संधि, सब मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत आपको पड़े ही ना। तो यहाँ पर अब हम भारत के पड़ोसी देश देख रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, वो भी देख कर जाना। तो भारत के पड़ोसी देश, इसको थोड़ा जल्दी करा देता हूँ मैं आपको कवर, क्योंकि इसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में, फिर भी यहाँ पर पढ़ाई देता हूँ। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरे साथ बोलना है ताकि आपको रिवीजन हो। बताओ, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान में करेंसी कौन सी चलती है बताइए? वहाँ भी रुपया चलता है। पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त को। पाकिस्तान में संसद का नाम क्या है? तो वहाँ पर वो संसद को उर्दू में कहते हैं मजलिस शुरा, शूरा मजलिस शुरा, और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल असेंबली। और राष्ट्रीय गान वहाँ का कौन सा है? कौमी तराना। तो कौमी तराना कहते हैं। जैसे हम अपना, हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? हमारा जनगण मन है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज जालंधरी ने लिखा था, जालंधर के थे ये। और सीमा रेखा जो है भारत की पाकिस्तान से लगती है, उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। और पाकिस्तान के ये राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है। वहाँ का राष्ट्रीय फूल चमेली है, वहाँ राष्ट्रीय फल उनका आम है, राष्ट्रीय पक्षी उनका चकोर है, राष्ट्रीय पशु मारखोर, मारखोर ये वाला, और राष्ट्रीय वृक्ष वहाँ का सैंडोरस देवदार है, और राष्ट्रीय खेल उनका मैदानी हॉकी है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, पर उनका फील्ड हॉकी है। और पाकिस्तान के अगर प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो वजरी पशुल, ढोल चाप, छोज और लेपा वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। नदियों की बात की जाए तो सिंधु वहाँ की सबसे लंबी नदी है, झेलम, चिनाब, रावी यहीं से जो गुजरती हैं, वहीं उनकी प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख पर्वत की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो सर्वोच्च चोटी है यह है तिरच मीर, जो कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, और इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे खैबर, बोलन और गोलन भी हैं। पाकिस्तान से सीमा लगने वाले राज्यों की बात की जाए तो जैसे ये पाकिस्तान से हमारा कौन कौन सा राज्य लगाता है सीमा, तो केंद्र शासित प्रदेश भी, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान यही लगा रहे हैं, और गुजरात भी तो लग ही रहा है। ये वाले 1 2 3 4 5 लगभग 3323 किलोमीटर। और बांग्लादेश का देखा जाए तो राजधानी बोलो ढाका, मुद्रा टका, स्वतंत्रता दिवस पूछा नहीं जाता इनका, वैसे 1971 याद ही होगा आपको, हम ही ने तो कराया था। संसद यहाँ का जातीय संसद, राष्ट्रीय गान इनका अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है। और राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए, ये अपना राष्ट्रीय खेल कबड्डी इनका है, राष्ट्रीय फूल इनका वाटर लिली है, राष्ट्रीय पक्षी वाला मैकपी रोबिन डोयल कहते हैं इसे, राष्ट्रीय पशु ये बंगाल टाइगर, और राष्ट्रीय पेड़ इनका आम का पेड़ है। और नृत्यों की बात की जाए इनके तो कठी नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और घातु नृत्य। और इनकी जो नदियां हैं प्रमुख कौन कौन सी हैं? जमुना नदी, तीस्ता नदी, पद्मा, फेनी, पराक नदी, हमारे यहीं से जाती हैं सब, मेघना नदी इनकी सबसे लंबी नदी है, मेघना नदी। और बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत और चोटी की बात की जाए तो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है के ओकराडोंग, यह बंदरबन में स्थित है, जो कि 986 मीटर है। बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर। और सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ। देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आप, ये रहा ना, ये रहा बांग्लादेश, आप देख ही रहे हो, पश्चिम बंगाल लगता है। पश्चिम बंगाल, ये असम का ये वाला लग रहा है, असम, और उसके साथ मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, और ये मिजोरम, ये भी बांग्लादेशी है ना, ये वाला मिजोरम। तो बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अब आगे है नेपाल। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा भी रुपया है। यहाँ का राष्ट्रीय गान है संयोथुंगा फुल्का, संसद है राष्ट्रीय पंचायत, और ये इनकी, ये कहते हैं कभी गुलाम हुए नहीं, लेकिन नेपाल ब्रिटेन संधि याद रख लेना 1923। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो फूल है बुरुंश,
पुरंश कहते हैं इसे, ये वाला। और पेड़ है पीपल पाइन। पशु कौन सा? राष्ट्रीय गाय। राष्ट्रीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रैगोपान। और राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। इनके प्रमुख नृत्य हैं घाटू नृत्य, धन नाच, चंडी नाच, मयूर नाच, देवड़ा नाच और सोरथी नृत्य। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घाघरा। प्रमुख पर्वत तो माउंट एवरेस्ट, आपको पता है, यहाँ पर सीमा लगती ही है चाइना और इनकी। हमारे यहाँ भी 8,848 जो माउंट एवरेस्ट है, 0.86 मीटर। और नेपाल की सीमा की बात की जाए भारत से, तो कहाँ पर है नेपाल? ये नेपाल है ना। तो आप शुरू कहाँ से करो? यहाँ से शुरू करें तो नॉर्थ सिक्किम। सिक्किम के बाद आप देखोगे कि बंगाल की भी लग रही है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी है। तो है ना। तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, बिहार नेपाल से मिलते हैं, 1751 किलोमीटर। और उसके बाद है अफगानिस्तान। नेपाल का हमने पढ़ लिया, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, की मुद्रा अफगानी, संसद है शोरा, स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त। प्रमुख नृत्य यहाँ का अत्तान, नासा और खटक दांज। अत्तान ज़्यादा पूछा जाता है कि अट्टान कहाँ का नृत्य है, तो ये अफगानिस्तान का है ये वाला। और राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए तो इनका राष्ट्रीय खेल है ये वाला बुशकाशी। राष्ट्रीय फूल है ट्यूलिप। राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पेड़ है अफगान पाइन। राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ। राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा बाज। अफगानिस्तान की प्रमुख नदियों में से हेलबंद याद रखिएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाने के लिए जो भारत के जो पड़ोसी देश है ना, वहां से प्रश्न पूछ लेता है, कुछ भी छूटे ना आपका। तो हेलमंद सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की। प्रमुख पर्वत की बात की जाए तो यहाँ का नौशाक, ये अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, नौशाक। सीमा रेखा बात करें हमारी अफगानिस्तान से तो लद्दाख के साथ लगती है ये वाली। और लंबाई 106 किलोमीटर, सीमा रेखा नाम डूरन। तो चीन, चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी। स्वतंत्रता दिवस 1949। और संसद है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नदियां यहाँ की सबसे लंबी नदी याद रख लेना बस, यांगसी नदी। और चीन के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो इनका राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा और चीनी ड्रैगन को ये मानते हैं। चीनी ड्रैगन एक मैथोलॉजिकल है, वैसे विशाल पांडा है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है जिंकको। और राष्ट्रीय पक्षी है इनका लाल मुकुट वाला सारस, रेड क्राउन क्रेन कहते हैं। और राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और प्रमुख पर्वत की बात करें तो कुनलुन, तियान शान और किल्लिंग पर्वत। और सीमा रेखा भारत की जो चाइना के साथ लगती है, तो आप देख ही रहे हो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और उसके बाद आप देखोगे इस तरफ आओगे तो सिक्किम, ये वाला सिक्किम। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ तो भूटान आ जाता है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, 3,488। नाम है मैकमोहन रेखा, जिसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। और भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की मुद्रा है न्यूग्रोट्रम, क्या नाम है? नेग्रोट्रम। और संसद है सोगडू। आज़ादी दिवस है 1907। इनका नृत्य मास खेल, पाचाम, चाम डांस या याक चाम डांस। इनके राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो ताकिन। राष्ट्रीय फूल है हिमालयन ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय पक्षी है रेमन कौवा। और राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ये पूछा गया है, तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल? भूटान का। प्रमुख पर्वत की बात करें तो कुला कानगरी और कंकर पुनसुम जो उनका सबसे ऊंचा पर्वत है, और जो मोलारी। सीमा रेखा की बात करें कि भारत की किससे लगती है, मतलब इनकी हमारे से, ये भूटान है। आप ये देख रहे हो, क्या है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये है असम। और ये क्या कहते हैं अपना, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। प्रमुख नदी की बात करें तो मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। अब आता है श्रीलंका। श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी है ये जयवर्धनापुरा कोट्टे है। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है कोलंबो। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं ये। संसद नाम है इनका पोर्लियामेंथुआ। की प्रमुख नदी है महावेली गंगा। ये पूछा गया है कहाँ की है, सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की ये वाली, महावेली गंगा। और इनका राष्ट्रपति, राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय फल जो जिसे हम कटहल कहते हैं, इनका राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष इनका सिलोन, आयरनवुड, ये वाला। और इनका प्रमुख पर्वत है ये वाला, कौन सा? पितरुत लागला। पितरुत लागला ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और पितरुत लागला चोटी को माउंट पेड्रो चोटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? माउंट पेड्रो। अब म्यांमार, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। स्वतंत्रता दिवस 1948। संसद नाम है पायथू हुटाओ। मुद्रा है म्यांमार क्याद। म्यांमार को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया था। ये पॉलिटी में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ सब। अगर आपने पढ़ना है आपको पॉलिटी में, पूरी अराउंड 53 वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरी पॉलिटी एकदम डिटेल में कवर कर दी कि आप कोई भी परीक्षा का फॉर्म फिल करो, अगर आपने एक बार पॉलिटी पढ़ ली है दोबारा कहीं पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है नोट्स के साथ। तो ऐप पर मिल जाएगा आपको। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो इरावती नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है म्यांमार की। अब इनके राष्ट्रीय प्रतीक, तो राष्ट्रीय खेल है चिन्नलोन, ये आप जो देख रहे हो। राष्ट्रीय फूल है कौन सा? पडाउक, ये वाला। राष्ट्रीय पक्षी है बर्मी मोर, यहाँ का जो मोर है आप देख रहे हो, खूबसूरत है। ये
बर्मा का ये पाए, बर्मा म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था ना, तो बर्मी मोर कहते हैं इसे। प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है ये खाकोबी खाकोबी राजी है। तो ये था हमारा थ्योरी सेक्शन। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, एक ही वीडियो में पूरा पावर पैक है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या है कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है 84 तो आपको पता है ही है उसमें। तो 84 और दक्षिणी अक्षांश 37 उत्तरी अक्षांश, ये आपको पता है, ऐसा नहीं है सब उत्तरी ही है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो यहीं से खत्म हो गया। जब दक्षिणी उत्तरी आ गया तो वैसे काटा मार दो, ये उत्तरी उत्तरी सही है, ये दक्षिणी दक्षिणी भी काटा है। इन दोनों में से ऑप्शन सही होगा। तो 64 वाला है नहीं, 84 वाला है, क्योंकि मुख्य भूमि 84 से है, मतलब 84 का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट। और दूसरा क्या है 33 डिग्री 6 मिनट, तो ये वाला सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये करते हैं। पहला कथन है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। ये भी सही है। तो कौन से कथन सही होगा इसमें? तो ये वाला, एक और दो दोनों, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि UNFPA मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की जो जनगणना वाला है, जनसंख्या वाला, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैसे तो इसके अनुसार जो भारत है वो नंबर 1 पर हो चुका है। वहाँ पर अभी हमने अपनी जनगणना नहीं कराई है, अभी होगी उसमें पता चल जाएगा, लेकिन इनके अनुसार हम 1 पर आ चुके हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, कौन सा है और कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, वो है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में, ये वाला। अब अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो जो प्रादेशिक जल सीमा लगती है वो 12 मील, 12 के आगे 24 मील जो है वो ये वाला अपना संलग्न क्षेत्र है। उसके बाद आपको पता है 200 है, तो ये वाला सही होगा ना, ऑप्शन बी। तो क्योंकि इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाता है ना 200 समुद्री मील वाला। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये वाला 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी। प्लस में है हमारा, ऐसे लिखा होता है ना टाइम, GMT प्लस 5:30, हमारा समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछी गई है, तो यह है 2933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण तक पूछा जाता है तो 3214 पूछा गया है पूर्व से पश्चिम तक, तो 2933। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भैया गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, अभी नए आंकड़ों के अनुसार भी। तो ऑप्शन सी राज्य पूछा गया है कि अगर कहीं पर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाता तो आंसर बदल जाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा देखते हैं किससे होकर नहीं गुजरती है। तो यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो नहीं गुजरती, यूपी से नहीं गुजरती ना। तो गुजरती कहाँ कहाँ से आपको पता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड बंगाल, ये क्या हो गया बंगाल, बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें उत्तर प्रदेश तो नहीं आता, पढ़ चुके हैं हम, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है? तो जो 8 डिग्री चैनल है ये हमारा क्या कहते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है ना। तो लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप है? यहाँ पर लिखा होगा मिनिको द्वीप, मिनिको द्वीप लक्षद्वीप का। और यहाँ पर क्या कहते हैं जो मालदीव है, इनको अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल हिंद महासागर में भारत की मिनिको द्वीप, जो कि लक्षद्वीप का हिस्सा है, और मालदीव देश को अलग करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेट चैनल किनके बीच स्थित है? तो जहाँ ग्रेट होगा वहाँ पर ग्रेट नाम भी होगा। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा, इनको अलग करता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब अगला प्रश्न क्या है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी तो भूटान, भूटान के साथ, देखिए वैसे जो लगती है सबसे छोटी वो अफगानिस्तान के साथ लगती है ना, अराउंड 106 किलोमीटर लगती है। और भूटान के साथ लगती है लगभग 700, तो 699 है। और यहाँ पर ऑप्शन में आप देखोगे तो अफगानिस्तान तो दिया नहीं गया है, तो फिर सही कौन सा होगा इसमें से? सही होगा ये वाला भूटान, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि ऐसा है ना कि जो अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है, जो ऊपर वाला लद्दाख वाला क्षेत्र है, उस पर अभी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है अवैध रूप से, पीओके में आता है। इसलिए अभी हम डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, क्योंकि पीओके पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और है तो हमारा हिस्सा, इसलिए मानते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो जो हमारे अभी अधीन है तो भूटान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? और मान लो ये पृथ्वी है और मतलब ग्लोब, उत्तरी गोलार्ध
और पूर्वी देशांतर, है ना, पढ़ा ही हुआ है हमने। उत्तर और पूर्वी ये रहा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।